नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण गौतम, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट। इस वीडियो में हम बेबी के बर्थ एंड फर्स्ट मंथ के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग पेरेंट्स एंड वेलकम टू दिस न्यू जर्नी ऑफ पेरेंटहुड। अभी आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट मंथ में बेबी में काफ़ी चेंजेस होते हैं। इंट्रा यूट्राइन लाइफ से बच्चे को एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में ट्रांजिशन होना होता है। अभी बेबी डिलीवर होकर आपके अपने रूम में मिल गया होगा। बेबी को जितना कंफर्टेबल, मदर कंफर्टेबल हो, क्योंकि कंफर्टेबल रेंज अलग अलग हो सकता है, इंडिविजुअल टू डिलीवरी मोड पे डिपेंड करता है कि मदर का LSCS हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो जब मदर कंफर्टेबल हो, वो अपने पास बच्चे को रखें और हॉस्पिटल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की हेल्प से मैक्सिमम ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। ध्यान रहे, कुछ भी ऊपर से बच्चे को नहीं खिलाना है या चटाना है। स्पेशली हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को गुड़, शहद देने का चलन है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सभी दादी नानी से रिक्वेस्ट है कि बच्चे को कोई भी ऐसे गुड़ या शहद ना पिलाए। बच्चे को डे 1 पे ही बर्थ वैक्सीन लग जाती हैं, OPV, BCG और हेपेटाइटिस बी। ये आप अपने डॉक्टर से कंफर्म, अपने स्टाफ से कंफर्म कर लें कि क्या ये उसको डे 1 पे लग गई हैं बच्चे को। अगर ग्रोथ या बेसलाइन लंबाई और वजन की बात करें तो एक टर्म बेबी का वजन लगभग 3 किलो के आसपास होता है। रेंज 2.5 से 3.5 के आसपास होती है। आप नॉर्मल एवरेज हम 3 किलो के आसपास मान सकते हैं। एंड लंबाई 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर वजन की बात करें तो पहले 7 से 10 दिन में बच्चे का वजन 10% तक कम होता है, जो कि नॉर्मल है। कई बार पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा 3 किलो पे पैदा हुआ था, अभी 2 किलो 800 ग्राम का हो गया। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हाँ 10% से ज़्यादा है, बच्चे का वजन लग रहा है कम हो गया है, या फिर लग रहा है कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है, स्किन उसकी रिंकल्ड लग रही है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत डिस्कस करें। उस कंडीशन में डिले ना करें। 10 से 14 दिन के बाद बच्चे का वजन बढ़ने लगता है और मंथ के एंड तक वो 400 से 600 ग्राम वजन बढ़ा लेता है बच्चा। अभी बेबी 24 घंटे में से 18 से 22 घंटे तक सोएगा। तो कई बार पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चा सोए जा रहा है। सो दिस इज द नॉर्मल फेज। अभी बच्चा 18, 20, 22 घंटे तक सो सकता है। वो सिर्फ फीडिंग करने के लिए उठेगा और फिर सो जाएगा। अगर बच्चा अच्छे से फीडिंग ले रहा है, कोई इश्यू नहीं है, तो नॉर्मली यूरिन 7 से 10 बार बच्चा यूरिन पास कर सकता है दिन में। और पॉटी या स्टूल की हम बात करें तो बच्चा जितनी बार दूध पिएगा उतनी बार वो पॉटी पास कर सकता है। तो इसमें परेशान नहीं होना है कि हमने दूध पिलाया तुरंत बच्चे ने पॉटी कर दी। दिस इज नॉर्मल गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स। तो जितना दूध पिएगा उतनी बार पॉटी कर सकता है, या कभी कभी हो सकता है 2 दिन में 1 बार भी करे। तो एक नॉर्मल रेंज है, 1 दिन में 10 बार से लेके बच्चा 2-3 दिन में 1 बार भी नॉर्मली स्टूल पास कर सकता है। सो दिस इज द नॉर्मल रेंज। ये सारा आपने जान लिया, बच्चे की फीडिंग हैबिट्स क्या रहेंगी, कितना सोएगा, कितना यूरिन। तो अभी आपकी डिस्चार्ज होने की बात भी हो रही होगी। तो डिस्चार्ज होने के टाइम पे आपको डॉक्टर एक फर्स्ट फॉलोअप के लिए जरूर बुलाते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद जनरली 48 से 72 घंटे पे आपको पहले फॉलोअप के लिए जाना है। जैसा भी आपके पीडियाट्रिशियन ने बोला हो, आपको 2 दिन पे, 3 दिन पे बुला सकते हैं। तो ये फॉलोअप इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना करें बिल्कुल भी। क्योंकि फर्स्ट वीक में बेबी को जॉन्डिस होता है, पीली आंखें बच्चे की पीली लगने लगती हैं, चेहरा पीला हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली होता है, नॉर्मल रेंज एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। ये अधिकतम बच्चों को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन पीलिया अगर बढ़ रहा है या लग रहा है कि बच्चे के पेट या थाइस तक पीला लग रहा है, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। इसी जॉन्डिस को ऑब्जर्व करने के लिए आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, घर पे आप कितना सेटल हो पाए हैं, बेबी कितना सेटल हो पाया है, बच्चे का वजन ज़्यादा कम तो नहीं हुआ है, घर पहुंचने के बाद आपके कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस तो नहीं हैं। तो इन्हीं सबको डिस्कस करने के लिए फर्स्ट फॉलोअप दिया जाता है। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की अगर बात करते हैं तो अब 48 घंटे का जब बच्चा हो जाता है, जनरली दूसरे और तीसरे दिन पर आपके डॉक्टर ने अगर एडवाइस किया है कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कराना है, तो उसके लिए आप सैंपल भिजवाएं, कराएं न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की डिटेल वीडियो हम एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये स्क्रीनिंग बच्चे को 7 से 8 जो आनुवंशिक बीमारियां हो सकती हैं उन पर पता लगाने के लिए ज़रूरी है। अगर इनका पता जल्दी पता हो जाता है तो इनका इलाज भी हम जल्दी शुरू कर सकते हैं। अभी आपका डिस्चार्ज प्लान हो रहा होगा, आपके गायनिक ने बोला होगा कि भाई आप जा सकते हैं डिस्चार्ज। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो हो सकता है आप सेकंड डे डिस्चार्ज हो रहे हो। अगर LSCS है तो हो सकता है आप 3rd या 4th डे डिस्चार्ज हो रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। आपके पीडियाट्रिशियंस ने भी बेबी को देखा होगा, वो बोल रहे होंगे आप डिस्चार्ज हैं। जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उससे पहले आपको घर में बेबी का रूम डिसाइड कर लेना है।
कि किस रूम में आप मैक्सिमम बेबी को रखेंगे। तो उस रूम को आप डीक्लटर करा लीजिए, उसको अच्छे से साफ करा लीजिए, डीप क्लीन करा लीजिए, डस्टिंग करा लीजिए, क्योंकि बच्चे को उसी रूम में फिर जाके आप सेटल करेंगे। अब घर पहुंचने के बाद आपके किन बातों का ध्यान रखना है, क्या ऑब्जर्व करना है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है घर पहुंचने के बाद हाइजीन। न्यूबॉर्न पीरियड में बच्चों को 80% बच्चों को जो इन्फेक्शन होता है वो हाथों द्वारा संक्रमण या हाथों के इन्फेक्शन से होता है, ये समझना है। तो हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। जब भी बाहर से आए या कोई घर पे मिलने आ रहा है तो साबुन से हाथ धो के ही बच्चे को छूना है, और बीच बीच में हैंड सैनिटाइजर से क्लीन करते रहना है। तो एक हैंड सैनिटाइजर आपको अपने बच्चे के बेड के पास अपने रूम में रखना ही है, जिससे कि कोई बिना हैंड सैनिटाइज करे बच्चे को टच ना करे। अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाल है उस पर कोई पाउडर या क्रीम नहीं लगानी है, उसको क्लीन रखना है बिल्कुल। बच्चे के गले में, हाथ में, पैर में, कमर में कोई धागा नहीं बांधना है। स्पेशली हमारी दादी और नानी इसको बहुत रहता है कि ये वाले धागे बांधो, वो धागे बांधो, तो कोई धागा नहीं बांधना है। आंखों में काजल नहीं लगाना है बच्चे की सॉफ्ट मसाज कोकोनट ऑयल आप नॉर्मल नारियल तेल से कर सकते हैं, और उसके बाद उसको हल्के गुनगुने पानी से स्पॉन्जिंग कर दीजिए। जब बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड या नाल गिर जाए तो उसके बाद आप बच्चे को पानी से नहला भी सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब आप स्पॉन्जिंग कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, बच्चे को नहला रहे हैं, तो उस टाइम पर कमरे का जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो ठंडा ना हो, वहाँ पे कहीं से डायरेक्ट हवा ना आ रही हो, पंखा ना चल रहा हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कोशिश करें शुरू में बच्चों को बाथरूम में ना नहलाएं, क्योंकि बाथरूम जनरली ठंडे होते हैं। रूम में बच्चे को नहलाएं। सर्दियाँ हैं तो स्पेशली टेम्परेचर का ज़रूर ध्यान रखें। बच्चे के एनवायरनमेंट की अगर बात करें कि आपको एनवायरनमेंट कैसा रखना है, बच्चे का रूम कैसे रखना है, हमें ये सब चीज़ें कैसे रखनी है, तो सिंपल सी चीज़ समझनी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ पेरेंट्स को कि आपको ये समझना है कि बच्चा माँ के गर्भ से आया है। माँ के गर्भ में बच्चा किस एनवायरनमेंट में था, वहाँ पे बच्चा बिल्कुल वार्म एनवायरनमेंट में, आवाज़ भी उसको कम मिलती थी, अंधेरा रहता था, शॉक एब्जॉर्ब एरिया में रहता था, और हमेशा माँ की आवाज़ सुनाई देती रहती थी। तो ये सब चीज़ें मिला के बच्चे को एक कंफर्टेबल सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। यही सब चीज़ें हमें बच्चे को बाहर करनी है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर, अगर आप एसी चला रहे हैं रूम में तो एसी का टेम्परेचर 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखें। डायरेक्ट पंखा रूम में है तो ध्यान रखें कि पंखा बच्चे के ऊपर डायरेक्ट ना हो, दूसरी तरफ हो। साथ ही जब एसी चल रही है, पंखा है, ईयर का कौन सा मंथ है उसके हिसाब से आप बच्चे के कपड़ों का भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसे गर्मियां हैं तो कपड़े ओवर क्लोथिंग ना हो जाए, तो बच्चे को अगर पसीना भी आएगा तो भी वो परेशान होगा। सर्दियां हैं तो अंडर क्लोथिंग ना हो, जिससे कि बच्चे का टेम्परेचर कम हो तो वो वजन नहीं बढ़ेगा बच्चे का। तो क्लोथिंग का ध्यान रखना, अगर बच्चे को पसीना है, हाथ ठंडे हैं, तो उस कंडीशन में अप्रोप्रिएट क्लोथिंग आपको करनी है। रूम की लाइट ऑप्टिमम रखें, बहुत तेज लाइट ना हो। बच्चे के आसपास आराम से बात करें, तेज आवाज में गाने, टीवी या रेडियो ना चलाएं, और जितना पॉसिबल हो बच्चे को माँ के पास रखें। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी केयर माँ ही करेगी, केयर पूरी फैमिली करेगी, लेकिन बच्चे का क्रिब माँ के पास हो सकता है, बच्चे को माँ के पास बगल में लिटा सकते हैं बेड पे। तो अब बात करते हैं इन्फेक्शन की, प्रिवेंट इन्फेक्शन। हमें सबसे पहले इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है न्यूबॉर्न बेबी का। हमारा जो नवजात बच्चा है वो बिल्कुल ससेप्टेबल है, उसकी इम्यूनिटी अभी नहीं बनी है, सिर्फ उसको बर्थ पे वैक्सीन लगी हैं, अभी कुछ एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो वो अभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी इम्यूनिटी कम है। तो ऐसी कंडीशन में वो किसी भी छोटे से छोटे हल्के इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है, जिससे हमें उसको बचाना है। तो इसमें सबसे पहले बात, जैसे हमने डिस्कस किया पहले, हैंड हाइजीन की आती है। जिस तरह से हमेशा बाहर से आए साबुन से हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें। अगर घर में किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो वो बच्चे के पास ना जाए। माँ को अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो माँ रह सकती है अपना मास्क लगा के, एक कपड़ा बच्चे के ऊपर हल्का कपड़ा डाल के फीडिंग कराते टाइम, लेकिन बाकी किसी मेंबर को और घर में किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो बच्चे के पास ना जाए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हम लोगों के यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग, बहुत रिचुअल्स ये भी रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी है बच्चे के बाद घर में। अगर आपका कोई रिचुअल या कोई आपको पूजा वगैरह करानी भी है तो आप घर के एक एरिया में करें, बच्चे को अपने रूम में रहने दें। बच्चे को मिनिमम 1-2 मिनट के लिए बाहर लेके आएँ पूजा के रिचुअल के, और वापस उसको अपने रूम में भेज दें। इस दौरान ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स आ रहे हैं या नेबर्स आ रहे हैं,
कोई बच्चे को बहुत ज़्यादा किस ना करे, बिना हाथ जो छुए ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इन सब के साथ जब आप घर पे हैं, पहले महीने में आपको ध्यान रखना है, आप सेटल हो रहे हैं, आप भी फेमिलियर हो रहे हैं बच्चे के साथ, बच्चा भी आपके साथ फेमिलियर हो रहा है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। इन सब के साथ आपको डेंजर साइंस का ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई भी डेंजर साइन होता है तो अपने नियर बाई पीडियाट्रिशियन को, अपने डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करें। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर बच्चा सुस्त है, दूध नहीं पी रहा है, आपको लग रहा है बच्चा हथेली पंजे नीले हैं, नीले पड़ गए हैं या बहुत ज़्यादा पीले पड़ गए हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। लग रहा है कि बच्चे को झटके आ रहे हैं या उसकी आंखें ऊपर की तरफ हो रही हैं, दूध नहीं पी रहा है बिल्कुल भी, तो अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। सांस लेने में दिक्कत है या काफ़ी ज़्यादा सांस तेज़ी से ले रहा है, तो तुरंत दिखाएं। बुखार भी आ रहा है बच्चे को, तो उसमें सिर्फ पैरास्टामोल या कोई अपने आप दवाई देकर घर पे इंतज़ार ना करें। न्यूबॉर्न बेबी में, छोटे बच्चे में हर छोटी चीज़ के लिए अपने शुरू में पीडियाट्रिशियन से डिस्कस रखें। लास्ट में मैं समराइज़ करना चाहूँगा कि फैमिली सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, इन दिस फेज बच्चे के साथ साथ माँ का भी पूरा ध्यान रखें। कई बार मदर एप्रिहेंसिव पोस्टपार्टम एप्रीहेंशन हो जाता है, तो सिर्फ बच्चे का ही ध्यान नहीं रखना है, बच्चे और माँ दोनों का ध्यान रखें। सो एंजॉय दिस फेज एंड लेट्स बिगिन दिस जर्नी। नमस्कार।